नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हिंदी विश्व दिवस है। सभी हिंदी सेवियों को, हिंदी प्रेमियों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हिंदी हमारी संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा है। हिंदी अपनी सरलता, बोधगम्यता, माधुर्य, उदारता, लचीलापन, सार्वभौमिकता आदि विशेष गुणों के कारण एक जनभाषा के स्तर से उठ करके राजभाषा, राष्ट्रभाषा का सफर पार करती हुई वैश्विक परिदृश्य में पहुंचती है, वैश्विक पटल पर अपनी एक पहचान बनाती है। वास्तव में भाषा केवल विचारों को, भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन मात्र ही नहीं होती। विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम तो है ही, साथ ही वह एक राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में अभूतपूर्व योगदान देती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी अस्मिता, उसकी भाषा होती है। भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और इसीलिए भाषा उस राष्ट्र के निवासियों की एक पहचान होती है। और यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी भाषा के प्रति, भाषा के विकास के प्रति सजग रहता है कि उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग हो, उसके प्रयोगता बढ़े, वैश्विक पटल पर उसको एक पहचान मिले। तो हिंदी को लेकर के भी हमारे देश में एक विशेष सजगता प्रारंभ से ही रही, क्योंकि हिंदी स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बनी, देश को आज़ाद करने में सहायक हुई। क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ तो राष्ट्र को, क्योंकि हमारा देश तो विविध भाषी देश है, और एक राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के लिए, बांधने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो सबको एक साथ ले करके और राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र प्रेम के लिए चेतना जागृत कर सके। और इसके लिए सब, चाहे वे हिंदी भाषी थे या हिंदी इतर भाषी थे, सबने एक मत से हिंदी को ही स्वीकार किया राष्ट्रीय एकता की कड़ी के रूप में। और इस तरह से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी सर्वजन सुलभ भाषा बनी और तब से वे निरंतर संपर्क भाषा के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में, राजभाषा के रूप में, क्योंकि संविधान बना तो हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। वह अलग बात है कि जिस रूप में संविधान में उसके लिए प्रावधान किया गया है, व्यावहारिक धरातल पर हिंदी उस रूप को प्राप्त नहीं कर पाई है, या हिंदी का प्रयोग उस रूप में नहीं हो पा रहा है। तो हिंदी का राष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में उसकी एक पहचान बने और हिंदी के माध्यम से राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की प्रगति की गतिविधियां विश्व तक पहुंचे, इसके लिए विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रारंभ 1975 में किया गया। नागपुर में ये पहला सम्मेलन हुआ, 10 जनवरी को ही हुआ, और वही हिंदी को विश्व भाषा के रूप में विस्तृत करने, विकास करने के लिए सिफारिश की गई। तो तब से 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस के रूप में माना जाता है। वैश्विक पटल पर हिंदी दिवस 10 जनवरी को स्वीकार किया गया। और उसके पश्चात निरंतर विभिन्न देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। न्यूयॉर्क में हुआ, त्रिनिदाद में हुआ, मॉरिशस में हुआ, भारत में तो खैर हुए ही, और अब अगला फरवरी में फिजी में होने जा रहा है। तो इन विश्व हिंदी सम्मेलनों से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के वैश्विक परिदृश्य को लेकर, कि वैश्विक पटल पर, शिक्षा के स्तर पर, मीडिया के स्तर पर, मनोरंजन के स्तर पर, तकनीकी के स्तर पर, पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी की क्या स्थिति है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भाषाविदों द्वारा समय समय पर
गणना की जाती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि हिंदी विश्व के 106 देशों में बोली और समझी जाती है आंकड़ों के अनुसार। और प्रमुख रूप से 3 भाषाएं हैं, एक चीन की मंदारिन भाषा, दूसरी अंग्रेजी भाषा और तीसरी हिंदी भाषा। तो ये तीनों ही भाषाएं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। मंदारिन पहले स्थान पर है, अंग्रेजी दूसरे स्थान पर थी और हिंदी तीसरे स्थान पर जब पीछे सर्वेक्षण हुआ तो प्रयोक्ता की दृष्टि से देखा गया तो हिंदी विश्व में अंग्रेजी को पीछे करती हुई दूसरे स्थान पर पहुंच गई। और अगर हिंदी की बोलियों को मगही, मैथिली, अवधी, भोजपुरी आदि विभिन्न बोलियों को भी हिंदी के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए तो हिंदी विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। तो इस तरह से विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। अब विभिन्न देशों में जहां हिंदी के प्रयोक्ता हैं, उनको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले वे देश आते हैं जहां भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। भारत से गए, व्यापार करने के उद्देश्य से गए, नौकरी के लिए गए, किसी प्रशासनिक कार्य के लिए गए और वहां जाकर के वे बस गए और उनकी संख्या अधिक मात्रा में है। वे देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, फिजी, सूरीनाम आदि। इनमें से मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, फिजी, सूरीनाम ये तो ऐसे देश हैं जहाँ से भारतीय मजदूर पूर्वांचल से, बिहार से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुत भारी संख्या में विदेशों में गए, इन देशों में गए और वहाँ मजदूरी की। और ये अपने साथ अपनी भाषा भोजपुरी को लेकर के गए और वहाँ जाकर के अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का विस्तार किया। अपने साथ हनुमान चालीसा ले गए, रामचरितमानस ले गए, अपनी संस्कृति को साथ लेकर के गए और इन देशों में रहते हुए भी अनेक संघर्ष करते हुए जीवन व्यतीत किया, परंतु अपनी जड़ों से, अपने मूल से नहीं कटे। और आज वर्तमान में भी इन देशों में भारतीय मूल के निवासी अधिक मात्रा में हैं, जो भारतीय संस्कृति का, भारतीय पर्व उत्सव आदि को बड़े शान शौकत से मनाते हैं, बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं। दूसरे वे देश हैं जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। इनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान आदि आते हैं। इन देशों में आप जाकर के देखें तो वहाँ रामायण की, तुलसीदास के मानस के दोहे, वाल्मीकि के रामायण के श्लोक वहाँ दीवारों पर लिखे हुए, मंदिरों में लिखे हुए मिलेंगे। वहाँ रामलीलाएं की जाती हैं, नाटक आदि किए जाते हैं और उनके जो प्रतीक हैं वे भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ऐसे हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और तीसरे वे देश हैं जहाँ हिंदी को विश्व की आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। एक विदेशी भाषा के रूप में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन किया जाता है। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के विभिन्न देश, रूस, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इटली आदि। इन देशों में विभिन्न विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर भारतीय भाषा विभाग खोले गए हैं और वहां पर हिंदी का अध्ययन, अध्यापन करवाया जाता है। और चौथे हैं अरब और अन्य इस्लामी देश। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे कहा जाता है, दुबई, अफगानिस्तान, कतर, मिस्र, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि। ये अरेबियन कंट्रीज हैं
जहाँ है कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है, परंतु बोलचाल के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर, संपर्क आदि के लिए हिंदी का अधिक प्रयोग होता है। यूएई में काफ़ी यहाँ से लेबर क्लास गई, वहाँ पर ट्रक ड्राइवर या होटल्स में काम करने वाले, और वे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में व्यापार के लिए, विचार विनिमय के लिए इन देशों में प्रयोग किया जाता है, वहाँ समझते हैं। अब विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में तथा सैकड़ों छोटे बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध के स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था है। विद्यालयों में, प्राइमरी में, हाई स्कूल में हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, और विश्वविद्यालयों में बीए, एमए के स्तर पर तो हिंदी पढ़ाई ही जाती है, साथ ही हिंदी में पीएचडी शोध का कार्य भी होता है। तो हिंदी साहित्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन पर शोध कार्य भी हुआ है। हम देखें, कुछ देशों की हम बात करेंगे, हर देश के बारे में बात करना अभी संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कोरिया को। दक्षिण कोरिया में सियोल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और बुसान स्थित बुसान विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। कोरिया भारत को बुद्ध का देश, टैगोर के देश के रूप में जानता है, और वहाँ हिंदी भाषा के साथ साथ व्याकरण, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। और भारत सरकार के प्रयासों से और कोरिया के प्रयासों से विद्यार्थियों का शिक्षा के लिए आवागमन, आदान प्रदान होता रहता है। कोरिया से अनेक छात्र भारत में आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। यहाँ पर आकर के वे शोध कार्य भी करते हैं, और यहाँ से वापस जाकर के कोरिया में विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन करते हैं। इसी तरह से कोरिया की अनेक कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया है। तो व्यापार प्रारंभ करने से पहले भारत के लोगों के साथ एक संपर्क स्थापित करने के लिए वे कोरिया से ही हिंदी का एक सामान्य ज्ञान, एक प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करके आते हैं। वहाँ से हिंदी सीख करके आते हैं। हिंदी के माध्यम से भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, खान पान को, रहन सहन को वो जान करके, वहाँ से समझ करके आते हैं। तो यहाँ आकर के उन्हें व्यापार करने में कठिनाई नहीं होती है। इसी तरह से भारत से भी अनेक शिक्षक कोरिया में हिंदी शिक्षण के लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य का, हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण का अध्यापन करते हैं। वहाँ उन्हें हिंदी सिखाने का कार्य करते हैं। तो दोनों देश की सरकार इस तरह से शैक्षणिक स्तर पर हिंदी को के आदान प्रदान में सहायक रही है। और कोरिया में जो हिंदी सिखाने का कार्यक्रम है, उसका जो प्रयास है, वे गाते बजाते किया जाता है कि वहाँ के परिवेश में, वातावरण में हिंदी का बोलचाल का स्तर नहीं है, कोई बोलता वैसे तो नहीं है, तो वो हिंदी अन्य भाषा के रूप में जब सिखाई जाती है तो उसको रोचक बनाने के लिए गाने बजाते हुए कविता के रूप में सिखाया जाता है। सियोल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर इयांग गुन्ने ने मल्टीमीडिया हिंदी 1 नामक पुस्तक तैयार की है, और इस पुस्तक के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर हिंदी का अध्यापन किया जाता है। और कोरियाई हिंदी शब्दकोश भी है जो 2008 में प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक प्रोफेसर किम उजा हैं। तो इस तरह से कोरियन शब्दों का हिंदी में क्या रहेगा और हिंदी शब्दों का कोरिया में क्या रहेगा, तो उसके लिए पूरा एक शब्दकोश
जिसमें 50,000 प्रविष्टियां हैं। मुख्य प्रविष्टियों के रूप में 25,000 हैं और 25,000 गौण प्रविष्टियां भी उसमें हैं। तो इस तरह से कोरिया में भी हिंदी का पर्याप्त प्रचलन है। वहां पर अध्ययन अध्यापन संतोषजनक स्थिति में है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। भाषा आधारित गणना की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां 65 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, क्योंकि भारतीय मूल के अनेक युवा यहाँ से अध्ययन के लिए, शोध कार्य के लिए, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में या व्यापार आदि के क्षेत्र में अमेरिका गए और वहां जाकर के बस गए हैं। तो उनके घरों में जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके घरों में तो पूरी तरह से हिंदी ही बोली जाती है। तो जब वहां पर गणना, भाषा आधारित गणना की गई, तो उसके आधार पर पाया गया कि 65 लाख लोग हिंदी बोलते हैं। और शैक्षणिक स्तर पर देखें तो 32 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन होता रहता है। टेक्सास के विद्यालयों में पहली बार नमस्ते जी नामक हिंदी की पाठ्य पुस्तक को हाई स्कूल के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। तो अनेक विश्वविद्यालयों में अमेरिका में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। इसी तरह से ब्रिटेन में लंदन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। जर्मनी में 18 शिक्षण संस्थानों में हिंदी भाषा तथा साहित्य का पठन पाठन होता है। जर्मनी में कई संगठन हिंदी के प्रचार प्रसार में रत रहे। जर्मनी का रेडियो कोलोन संस्कृत का एकमात्र केंद्र है, जहां संस्कृत में समाचार के साथ प्रति सप्ताह नियमित रूप से शोधपूर्ण आलेख भी प्रसारित किए जाते हैं। और जर्मनी के अनेक विद्वान भारतीय साहित्य से प्रभावित हुए। मैक्स मूलर वेदों का अध्ययन करने के लिए, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने के लिए भारत आया, संस्कृत सीखी और कालिदास के नाटकों को, कालिदास के काव्यों का अध्ययन किया। इसी तरह से जो जर्मन कविता है, जर्मन कवि हैं गेटे आदि, उनकी कविताओं का हिंदी में अनुवाद हुआ और हिंदी के अनेक साहित्यिक कृतियों का जर्मनी में अनुवाद हुआ। तो अनुवाद के माध्यम से भी हिंदी साहित्य जर्मनी तक पहुंचा है और वहां पर बड़े रुचि से, बड़े उत्साह से हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी का ही नहीं, संस्कृत का भी हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया कि संस्कृत में समाचार वहां पर होते हैं और प्रति सप्ताह शोधपूर्ण रिसर्च के जो आर्टिकल्स हैं उनका प्रसारण भी रेडियो कॉलोन से होता है। और वहां के विद्यार्थी गीता के श्लोकों को गाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय दर्शन अध्यात्म के प्रति उनके मन में रुचि है और वे इसे जानने के लिए भारत भी आते हैं। और भारत से अनेक हिंदी सेवी संस्थाएं, मंदिरों आदि में भी, आर्य समाज के द्वारा भी वहां हिंदी का निरंतर प्रचार प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से हॉलैंड की बात करें तो 1930 से वहां पर हिंदी का अध्यापन प्रारंभ हो गया था, जब अभी देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब अभी हिंदी स्वतंत्रता की भाषा भी नहीं बनी थी, परंतु हिंदी का अध्यापन का कार्य वहां 1930 से प्रारंभ हो गया था। 4 विश्वविद्यालयों में हिंदी का प्रमुख विषय के रूप में शिक्षण होता है। हॉलैंड में 1 लाख से भी अधिक हिंदी भाषी हैं और ये हिंदी भाषी लोग जो वहां रहते हैं वे एकता भवन बनाते हैं। एकता भवन में क्या करते हैं, वे यज्ञ हवन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो विभिन्न शहरों में ये एकता भवन बने हुए हैं, जहां ये भारतीय मूल के वासी हिंदी भाषी जो हैं वो एकत्रित होते हैं और भारतीय संस्कृति पर, भारतीय ज्ञान पर, अध्यात्म पर चर्चा आदि करते हैं, यज्ञ हवन मंत्रों का उच्चारण आदि करते हैं। तो इस तरह से वहाँ
हॉलैंड में हिंदी बोलचाल के स्तर पर, ज्ञान के आदान प्रदान के स्तर पर भी काफी लोकप्रिय भाषा है, क्योंकि 1 लाख से अधिक वहां पर हिंदी भाषी रहते हैं। और सूरीनाम के जो कितने ही भारतीय मूल के प्रवासी जो थे वो हॉलैंड में जाकर के बस गए और वे हिंदी में परस्पर वार्तालाप भी करते हैं। इसी तरह से सोवियत संघ की बात करें, रशिया में, वहां तो हिंदी विद्यालय स्तर पर भी बहुत अग्रसर है। विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। और उच्च शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें तो 34 से अधिक संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में हिंदी का पाठ्यक्रम चल रहा है। और जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं, जैसे मंगोलिया, रोमानिया, पोलैंड आदि पूर्वी यूरोपीय देशों के छात्र भी उच्च हिंदी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेनिनग्राद अथवा मॉस्को विश्वविद्यालयों में आते हैं। और यहाँ आकर के यहाँ हिंदी का पूरा एक अलग से विभाग बना हुआ है और वहाँ हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, हिंदी धर्म और दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसीलिए आसपास के जो यूरोपीय देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, वहाँ के विद्यार्थी हिंदी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इससे पता चलता है कि हिंदी के प्रति उनके मन में न केवल रुचि है, अपितु वे उनके मन में जिज्ञासा भी है। वे भारतीय संस्कृति को, साहित्य को जानना चाहते हैं। और इसीलिए, और साथ ही रशियन में अनेक साहित्यिक कृतियों का अनुवाद हुआ, फिल्मों के माध्यम से, हिंदी भाषा धारावाहिकों के माध्यम से वहाँ हिंदी भाषा पहुँचती है और लोग वहाँ पर बड़े शौक से हिंदी भाषा में आए जो धारावाहिक हैं, जो फिल्में हैं, फिल्मी गीत हैं, वो दिखते हैं। और यहाँ तक कि बाजार में हिंदी कैसेट सीडीज हिंदी गीतों की मिलती हैं। तो इस तरह से हिंदी सोवियत संघ में भी बहुत अधिक प्रचलित है। अब हम बात करते हैं चीन की। चीन बहुत बड़ा एक व्यापारिक स्थल बन चुका है आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और दूसरा बड़ा देश भारत बनता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो व्यापार की दृष्टि से चीन और भारत ये दोनों बड़े बाजार केंद्र बन गए हैं। और चीन से भारत का व्यापारिक आदान प्रदान बहुत अधिक होता है। तो चीन की अनेक कंपनियों ने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया। चीन का कितना ही सामान भारत के बाजार में आता है। तो चीन के लोगों के लिए हिंदी सीखना, हिंदी का अध्ययन करना, हिंदी का प्रयोग करना भी अनिवार्य है। तो इसीलिए चीन में 1942 से ही हिंदी को अध्ययन का प्रमुख विषय बनाया गया। वहाँ के 9 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा विश्वविद्यालय शंघाई, विदेशी भाषा अध्ययन विश्वविद्यालय पीकिंग, बीजिंग में जो है, जनसंचार विश्वविद्यालय बीजिंग, सेंचेन विश्वविद्यालय आदि। तो इस तरह के 9 विश्वविद्यालय हैं जहां उच्च शिक्षा BA, MA, शोध कार्य तक करवाया जाता है। तो चीन के भी अनेक विद्यार्थी बौद्ध धर्म को जानने के लिए, क्योंकि पूरे चीन में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म का प्रारंभ भारत में हुआ, तो बुद्ध की धरती भारत है, तो इसलिए बुद्ध की धरती को प्रणाम करने के लिए, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए अनेक चीनी जो लोग हैं, वो स्कॉलर हैं, वो भारत में आते हैं और यहाँ आकर के पाली प्राकृत भाषाओं का अध्ययन करते हैं, बौद्ध शिक्षा का अध्ययन करते हैं और इन सब के लिए, इन ग्रंथों को जानने के लिए वे हिंदी भाषा का भी अध्ययन करते हैं। इसी तरह से भारत मूल के, भारतीय मूल के भी अनेक लोग चीन में जाकर के बस गए हैं व्यापार के हेतु, तो वे वहाँ जाकर के हिंदी भाषा का, उनके बच्चे वहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं। तो इस तरह से विद्यालय स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन अध्यापन
चीन में पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की शैक्षणिक स्तर पर, शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी की विभिन्न देशों में क्या स्थिति है। हमने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत संघ, चीन आदि देशों की बात की, और जो मूल रूप से जहां भारतीय मूल के लोग अधिक रहते हैं, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान आदि है। कनाडा की बात करें, कनाडा में तो हिंदी की पंजाबी दूसरी भाषा मानी जाती है, और वहाँ विद्यालय और विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन अध्यापन होता है। यहाँ तक कि राजनीति में भी अनेक प्रशासनिक पदों पर भारत मूल के निवासी ही हैं। तो शैक्षणिक स्तर पर विभिन्न देशों में हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। अब हम बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कि जो हिंदी साहित्य का क्षेत्र है वे विश्व तक कैसे पहुंचा या वैश्विक पटल पर उसकी क्या स्थिति है, उस पर हम बात करते हैं। भारतीय मूल के जो लोग थे वे जब विदेशों में जाकर के रहे तो उन प्रवासी लेखकों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में हिंदी लेखन हो रहा है। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त आदि का लेखन किया जा रहा है। हिंदी साहित्य का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। तुलसी के रामचरितमानस का विश्व की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ, गीता का, रामायण का, कालिदास के नाटकों का, इसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर का, अज्ञे की रचनाओं का, हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का। तो इस हिंदी साहित्य की अनेक ऐसी कृतियां हैं जिनका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। भारतीय धर्म और दर्शन से संबंधित साहित्य का विश्व में प्रचार है। गीता को तो आज पूरा विश्व अध्यात्म के क्षेत्र में उसका अनुसरण कर रहा है। भारतीय ज्योतिष, योग, आयुर्वेद, गणित आदि की, वैदिक गणित का, जो वैदिक गणित के सूत्र थे आज उसकी विश्व व्याप्ति हो रही है पूरे। यहाँ तक कि भारत में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब वैदिक गणित को फिर से लागू किया जा रहा है। अपनी परंपरा के, अपने पारंपरिक ज्ञान को पुनः लौटाया जा रहा है। तो इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में भी हिंदी वैश्विक पटल पर अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। जब स्वामी विवेकानंद यूरोप में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने धर्म और अध्यात्म की जिस तरह से चर्चा की, उससे वहां के विदेशी लोगों के मन में भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म को जानने की इच्छा जागृत हुई। और इसलिए उन्होंने जो भारतीय साहित्य है, चाहे वे संस्कृत का साहित्य है या हिंदी का साहित्य है, उनके प्रति उनको पढ़ने के लिए रुचि भी जागृत हुई, जिज्ञासा भी हुई, और पर्याप्त मात्रा में साहित्य को जानने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को सीखा और अनेक साहित्यिक कृतियों का अपनी भाषा में अनुवाद किया। तो इस तरह से साहित्य अनुवाद के माध्यम से भी वैश्विक पटल पर पहुंचा, और भाषा के माध्यम से भी हिंदी भाषा जिन्होंने सीखी तो मूल को पढ़ने के लिए उस भाषा को सीखा, और इस तरह से विश्व पटल में हिंदी साहित्य की एक पहचान बनी। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने बात की शैक्षणिक स्तर पर और साहित्य के क्षेत्र में हिंदी की विश्व व्याप्ति को लेकर। अन्य क्षेत्रों में हिंदी की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।